स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में चैप्टर 25 पढ़ रहे थे इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम को हमने बेसिक उसकी जो बेसिक टर्म्स थी फूड चैन फूड अब तक पढ़ लिया था। अभी मैं उसको आपको सेकंड क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। अच्छा, एक और बात आपको बतानी थी कि दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर इन योर बुक, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। होपफुली यू विल गेट यूज्ड टू दिस मेथड, तो फिर हम इसको आगे जो चैप्टर्स थोड़े से डिफिकल्ट होंगे उनको भी इजीली कर लेंगे। ओके, हमने ये सब पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आ रहे हैं कि सक्सेशन क्या है, ठीक है। एक और काम आप लिख लीजिएगा, काइंडली ओपन योर बुक अलोंग विद द लेक्चर सो दैट यू कैन इजीली गेट हम क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन का मतलब है कि जो कम्युनिटी का जो वहां पे स्ट्रक्चर है, किसी एक एरिया में कम्युनिटी का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस कैसे आती हैं टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। उन सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को हम प्रॉपर जो कहते हैं उनको हम सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। वो चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी कैसे चेंज हुई है टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। अब आप देखें कि कम्युनिटी में जो चेंजेस होती है ना वो इस तरह होती हैं कि कंपेटिटर्स भी होते हैं और जो कुछ स्पीशीज पहले की स्पीशीज को रिप्लेस कर देती हैं क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। जब तक सबसे ज्यादा स्टेबल कम्युनिटी नहीं आ जाती, सबसे ज्यादा स्टेबल ऑर्गेनिजम्स नहीं आ जाते, तब तक चेंजेस होती रहती है। तो हम कहते हैं कि सक्सेशन हमारे पास एक कम्युनिटी रिले है। कम्युनिटी रिले का मतलब है कि एक चीज दूसरी को रिप्लेस करती है अंटिल स्टेबल कम्युनिटी कम्स, ठीक है। तो वहां पे पुरानी चीज पहली चीज को दूसरी चीज रिप्लेस कर देती है। अब स्टार्ट जहां से इनिशिएशन होती है सक्सेशन की, दैट इज बाय द ऑर्गेनिजम्स, या उस कम्युनिटी को हम पायनियर्स कहते हैं, ठीक है। और जहां पे वो एंड होती है सक्सेशन, जहां पे स्टेबल और डाइवर्स कम्युनिटी आ जाती है, हम उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। मूविंग ऑन, अब दो टाइप्स हैं हमारे पास सक्सेशन की। पहली टाइप हमारे पास आ जाती है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरी हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है? एक जगह जहां पे पहले कुछ भी नहीं है, रॉक्स हैं, ठीक है, वहां से, या आपके पास कोई सैंड है या ग्लेशियल पूल है जहां पे कोई भी प्रीवियस लाइफ नहीं है, पहले कोई लाइफ नहीं थी, तो वहां से अगर दोबारा से कम्युनिटी बनना शुरू हुई है, मतलब स्टार्ट से बनना शुरू हुई है, दैट इज प्राइमरी, ठीक है। और इसमें ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट से कम्युनिटी स्टार्ट होती है। जब आप सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं, ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी सक्सेशन क्या है। सेकेंडरी सक्सेशन में होता ये है कि जो नया इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है ना, वहां पे पहले कोई ना कोई इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता था। मसलन अब एक जगह पे कोई जंगल है सपोज, और वहां पे आग लगी, सब दरख्त खत्म हो गए, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वहां पे पहले कुछ ना कुछ था। हो सकता है वो चीजें सॉइल के अंदर उसके कुछ ऑर्गेनिज्म रह गए हों, या सॉइल के अंदर कुछ ऐसी उसके हमस प्रेजेंट हो जिसकी वजह से वहां पे सक्सेशन होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो वहां पे पहले कोई ना कोई लाइफ होती है, वहां से अगर कोई कम्युनिटी दोबारा डेवलप होती है तो दैट इज सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में थोड़ा टाइम कंपेयर टू प्राइमरी कम लगता है क्योंकि वहां पे पहले से कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। सॉइल हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर जंगल में आग लगी, वो सब कुछ खत्म हो गया, सॉइल तो इंप्रूव रहेगी, सॉइल तो रहेगी, सॉइल भी है, ठीक है। तो वहां से आपकी चीजें जल्दी हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन की आगे से हम देखते हैं दो तरह के हो सकते हैं कि अगर वाटर में है तो हम उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जहां पे भी वर्ड हाइड्रो का यूज होता है, वी नो दैट इट रिलेट्स टू वाटर, ठीक है। और अगर किसी ड्राई लैंड पे, ड्राई हैबिटेट पे एक नया इकोसिस्टम स्टार्ट हो रहा है, कम्युनिटी स्टार्ट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज ज़ीरोस्फीयर, ठीक है। जो ज़ीरिक कंडीशन ड्राई कंडीशंस को कहते हैं, जहां पे जैसे आपके सहरा में ज्यादातर होती है, ठीक है। प्लांट जो ज़ीरिक कंडीशन में ग्रो करते हैं उन्हें हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं,
ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि उनकी क्या क्या एडेप्टेशन होती हैं, उनके जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं या लीव्स हैं या स्टेम्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं ताकि उसके अंदर पानी स्टोर हो सके। अगर आप इस प्लांट को देखें तो ये मॉडिफाइड है। इसकी जो, अगर आपने कैक्टस को भी देखा हो तो उसकी जो लीव्स हैं दे आर मॉडिफाइड, बल्कि उसकी स्टेम मॉडिफाइड होती है, लीव भी कुछ छोटे हो जाते हैं। लीव्स छोटे क्यों हो जाते हैं? ताकि पानी एवेपोरेट ना हो। ट्रांसपायरेशन कहाँ से होती है? लीव्स से, राइट। और स्टेम उनकी सकुलेंट हो जाती है ताकि वहां पे वाटर स्टोरेज हो सके। मूविंग ऑन, आपके पास जीरो सेयर की कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है। जीरो सेयर की क्या स्टेजेस है हमारे पास? पहली है क्रस्टोस लाइकन, ठीक है। क्रस्ट किसी भी चीज की आउटर लेयर को कहते हैं हम, ठीक है। तो अगर क्रस्टोस का मतलब है कि सबस्ट्रेटम के ऊपर, सबस्ट्रेटम क्या चीज है? फॉर एग्जांपल एक रॉक के ऊपर फंगस लग रही है तो रॉक सबस्ट्रेटम है, ठीक है। अब कुछ लाइकन्स होते हैं, लाइकन्स की डिटेल में आगे आपको पढ़ाऊंगी। एसोसिएशन होती है फंजाई और एल्गी की, ठीक है। वो क्रस्ट की फॉर्म में, एक लेयर की फॉर्म में सरफेस पे रह जाते हैं, और वो लाइकन्स एक्सट्रीम कंडीशंस को भी बेयर करते हैं, ठीक है। अब ड्राई सीजन के अंदर उनके पास पानी जो है एब्जॉर्ब होता है, वो उस पर करते हैं, ठीक है, और वो डॉर्मेंट रहते हैं ड्राई सीजन में। वो बिल्कुल सब, आप ऐसे समझ लें एक रॉक है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाती है फॉइलेज लाइकन स्टेज, ठीक है। अब इस स्टेज में वो होता है वो वाले लाइकन्स जो कि क्रम्पल्ड लीव की तरह होते हैं। अगर आपने सम टाइम आप देखते हो कि जब लीव निकलता है ना तो एक वो क्रम्पल्ड, पहले वो यूं सर्कल सा होता है, ड्रॉ करके बता देती हूँ कि वो सर्कल शेप होती है उसकी, और वो वहां से फिर मूव ऑन हो जाता है, ठीक है। वहां से क्रम्पल्ड लीव्स रहते हैं, उस तरह की स्टेज में आ जाता है। खैर, अब क्योंकि ये लीव टाइप चीज है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली एक लेयर से तो थोड़ी सी बड़ी होगी। उससे ये होता है कि जो क्रस्टोस लाइकन है उनके ऊपर शेड पड़ता है। जब वो शेड पड़ता है तो उनकी ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब उनकी ग्रोथ डिक्रीज होती है तो वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डेड होते हैं तो वो तो सरफेस के ऊपर एक लेयर थी, राइट। तो वो जो लेयर है उसकी वजह से वो जब लेयर डेड होना शुरू होती है तो जो आपकी रॉक का ऊपर वाली लेयर है वो भी, उसमें डिप्रेशन आना शुरू हो जाते हैं, गड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और परमीलिया या टर्मेटोकार्पन ऐसी चीजें जो वहां पे उस टाइम पॉलिश्ड लाइकन स्टेज पे ग्रो कर रहे होते हैं। अब इस स्टेज पे क्या होता है? जब ये वाली स्टेज आ जाती है कि क्रस्टोस लाइकन खत्म हो जाते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू पॉलिश लाइकन, ठीक है। अब देखिए पहले क्या हुआ, क्रस्टोस थे, उनकी जगह फॉलिएज ने ले ली। अब फॉलिएज की जगह नेक्स्ट लेगी जिसे हम मोस्ट स्टेज कहेंगे। अब मोस्ट क्यों वहां ग्रो कर रहा है? क्योंकि क्रस्टोस लाइकन डिके हुए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ सॉइल को पोरस किया है, ठीक है। अब मोस्ट स्टेज को अगर हम देखें तो मोस्ट स्टेज हमारे पास थर्ड स्टेज है और इसमें पॉलीट्राइकम वगैरह आते हैं। अब ये जो है हमारे पास मोसेस, वो फॉलिएज लाइकन के साथ कंपीट करते हैं फॉर वाटर। दूसरी बात कि ये सॉइल के अंदर ज्यादा नीचे तक अपनी जड़ें लेके जाते हैं एज कंपेयर्ड टू द लाइकन। तो ये ज्यादा सक्सेसफुल हुए क्योंकि ये सॉइल के अंदर ज्यादा हमस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज आ जाती है हर्बेशियस स्टेज। छोटी छोटी जो वीड्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं, जब आपकी सॉइल में हमस आ जाता है, उसमें खाद आ जाती है, फिर वो हर्बेशियस जो आपके प्लांट्स हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। अब ये हर्बेशियस प्लांट क्रस्टोस लाइकन वाली जगह क्यों नहीं आ सकते थे? ठीक है, फर्स्ट स्टेज भी हो सकते थे लेकिन नहीं। वाई? कि इनको ग्रो करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हमस है, फर्टिलिटी है सॉइल की, वो नहीं होती उस टाइम जब तक ये सब स्टेजेस नहीं हो गई, ठीक है।
तो फिर इसलिए हर्बेशियस आते हैं, फिर श्रब आते हैं। श्रब क्या होते हैं? झाड़ियां, ठीक है। उसके बाद जब इतना सॉइल अच्छी हो जाती है कि वो एक थोड़े से बड़े पौधे को अपनी रूट्स को संभाल सके, ठीक है। सॉइल ही होती है ना जो ग्रिप कर रही होती है रूट को। तो फिर क्या होता है, फिर आपके पास रबी प्लांट आ जाते हैं कि अब वो डोमिनेट कर देते हैं। जब कोई चीज किसी इन्वायरमेंट में डोमिनेट करती है तो वो प्रोमिनेंट होती है, बाकी चीजें या तो डेड कर हो जाती है, डाई करना शुरू कर जाती है, या फिर कहीं कहीं होती है, ठीक है। तो जब वो हर श्रब स्टेज की वजह से बाकी सारी स्टेजेस थोड़ी बहुत खत्म होना शुरू हो जाएंगी तो ज्यादा ह्यूमस उसमें ग्रो कर जाएगा। अब आपकी सॉइल इस काबिल है कि उसके अंदर क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ सके, ठीक है। तो जो सॉइल है वो इम्प्रूव हो जाती है इस एक्सटेंट तक, जब उसमें अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पे जड़ी झाड़ियां भी आ गई हैं, अब उन्होंने सॉइल को इतना इतना पोरस कर दिया है। सॉइल का पोरस होना जरूरी है। पोरस का मतलब होता है छोटे छोटे, जैसे आप स्पंज देखें, ठीक है। जब वो पोरस होना शुरू होती हैं तो फिर आपके वुडी प्लांट्स भी उस जगह पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। उन प्लांट्स का जो शेड है वो आपके मोसेस या लाइकेंस वगैरह को खत्म करते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं करने देते, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि सनलाइट की पेनिट्रेशन फॉर फोटोसिंथेसिस जरूरी है, ठीक है। तो वो चीजें सारी भी तभी करेंगे ना जब उनमें सनलाइट पड़ रही हो। वुडी प्लांट्स जब डोमिनेट करते हैं तो वो एसेंशली सेम रहते हैं अगर इन्वायरमेंट ये अपसेट ना हो, ठीक है। तो फिर वुडी प्लांट्स फॉरेस्ट के अंदर एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरह, क्लाइमेक्स स्टेज की तरह आते हैं और एक पूरी कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। अच्छा, अब आप ये देखें दिस, ठीक है, कि आपने ये किया, देखा आपने कि सबसे पहले बेयर रॉक्स है, ठीक है। बेयर रॉक्स हैं, ओके। सी, ये देखें, अगर एक सक्सेशन यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अगर एक सक्सेशन यहां से स्टार्ट हो रही है तो वो सिर्फ बेयर रॉक्स है ना, ठीक है। तो बेयर रॉक्स हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ, फिर अब आपके पास मोसेस ग्रो हुए और लाइकन ग्रो हुए। जब उन मोसेस ने, देखें आप रॉक्स के ऊपर किस तरह एक लेयर बन रही है, जब उन मोसेस ने इतनी ह्यूमस दे दिया सॉइल को कि फिर प्लांट्स ग्रो हुए, ठीक है। फिर प्लांट्स के बाद छोटे छोटे ग्रासेस आए, हर्ब्स जिसको हमने कहा था, फिर बुशेज आई जिसको हमने श्रब्स बुश कहा, ठीक है। फिर श्रब्स आए। फिर जब इतनी सॉइल में फर्टिलिटी आ जाती है कि वो प्लांट बड़े प्लांट को कर सके तो फिर फॉरेस्ट आता है, ठीक है, जो कि इसके लिए सॉइल का फर्टाइल होना ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, एक और बात आप देखें, अगर एक चीज यहां से स्टार्ट हो रही है बिल्कुल पहले स्टेप से, ठीक है, तो फिर उसे हम प्राइमरी कह रहे हैं क्योंकि वो शुरू से शुरू है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज अगर यहां से शुरू हो रही है तो वो सेकेंडरी है। यहां से मतलब, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पीछे आग लग गई थी, ठीक है, इस पूरे एरिया में किसी जमाने में आग लगी, सब कुछ था लेकिन आग लग गई, ये खत्म हो गया, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी कुछ हद तक वही रहेगी। फिर वो सॉइल बुशेस को, श्रब्स को या ट्रीज को सपोर्ट कर सकेगी, इसलिए हम उसको सेकेंडरी कहेंगे। तो इस वाले में डेफिनेटली कम टाइम लगेगा जो आपकी सेकेंडरी सक्सेशन है देन प्राइमरी सक्सेशन, ओके। Now moving on to the next slide. अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में रिलेशनशिप्स, इंटरेक्शंस क्या है, ठीक है। और हमने देखा था कि वो ज्यादातर फूड की गेन पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहली चीज आ जाती है प्रिडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आपकी ये बुक का टॉपिक है, ठीक है, प्रिडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब प्रिडेशन क्या है? प्रिडेशन का मतलब होता है शिकारी, शिकार करना, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप में आप देखें, जो शिकार करता है वो प्रीडेटर है, जिसको शिकार किया जाता है वो प्रे है, ठीक है। अब देखें प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप जो आपके पास आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रैट और कैट को आप देख लें, ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे थे कि प्रीडेशन में आप देखें, अगर किसी एक प्रे का
प्रीडेटर नहीं होता तो उसकी आबादी ज्यादा हो जाती है। सिमिलरली जो आपका प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है ना, ये एक दूसरे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर प्रे की अमाउंट कम हो जाए, मतलब शिकार जिसको कर रहा है एक एनिमल, उसकी जो फूड है उसकी पॉपुलेशन कम हो जाए, तो क्या होगा? तब भी तो प्रेडेटर को फूड नहीं मिलेगा, तो उसकी भी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो इस पूरी साइकिल को हम प्रेडेटर प्रे साइकिल कहते हैं। ठीक है, और उसकी एग्जांपल्स आपके पास फ्रॉग है, मॉस्किटो है, हॉक स्मॉल बर्ड्स को लेता है, फॉक्स जो है वो रैबिट का प्रेडेटर है। ये आपके पास इसके रिलेशनशिप आ जाता है। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट रिलेशनशिप, पैरासिटिज्म। अच्छा, पैरासिटिज्म में आगे बल्कि आपको पहले मैं सिम्बियोसिस बताते हैं। अच्छा, ये सिम्बियोसिस क्या है? सिम्बियोसिस जहां पे दो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है, उस रिलेशनशिप को, उस एसोसिएशन को हम सिम्बियोसिस कहते हैं। ठीक है, अब जहां दो दो लोग भी रह रहे हो ना, सपोज दो ऑर्गेनिजम्स भी रह रहे हो, दो स्पीशीज रह रही हो, तो वो आपस में कैसा रिलेशनशिप है उनका? ठीक है, यहाँ पे हम दो स्पीशीज की बात करें, दो ऑर्गेनिजम्स की, दो इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे, दो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन स्पीशी उनकी डिफरेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक घर में अगर आप सारे ह्यूमंस रह रहे हैं, तो वो आपस में कैसी भी एसोसिएशन है उसको हम सिम्बियोसिस नहीं कहेंगे। ठीक है, दो डिफरेंट स्पीशीज का होना, ठीक है, वो जरूरी है। अच्छा, अब देखें, तीन कंडीशंस हो सकती हैं। पहली बात, दोनों को फायदा हो रहा है। दूसरी बात, एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। तीसरी बात, एक को फायदा हो रहा है बट दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है ना ही फायदा हो रहा है। ये तीन चीजें हैं जिनको हम सेपरेटली पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो पैरासिटिज्म सिम्बियोसिस के अंडर ही आएगा। ठीक है, अब ये वो एसोसिएशन है जहां पे एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। ठीक है, इट इज एन एसोसिएशन इन विच वन एनिमल is getting benefit most of the times, ठीक है, and the other is getting most of the time getting the harm। और जो ऑर्गेनिज्म फायदा ले रहा है, ठीक है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं, और दूसरे को जिससे ले रहा है उसे हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो इन्फेस्टेशन है इसका क्या मतलब होता है? जो ज्यादातर पैरासाइट्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, उन डिजीज को हम इन्फेस्टेशन कहते हैं। अब हम टाइप्स देख लेते हैं पैरासाइट्स की। एंडोपैरासाइट्स है और एक्टोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट क्या है? एक्टो जब भी आता है तो लेयर की बात होती है, बाहर की लेयर की बात होती है। एंडो जब आता है, एंडोपैरासाइट, तो इसका मतलब है इनसाइड। ठीक है, अंदर की बात है, किसी अंदर के ऑर्गन की बात है। एक्टोपैरासाइट में आप मॉस्किटो को देखें, ठीक है, वो स्किन के ऊपर है, तो वो यहाँ स्किन से आपका फूड ले रहा है। ठीक है, अपना फूड ले रहा है। आपको वो डैमेज भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। आपको डेंगू भी हो सकता है, आपको मलेरिया भी हो सकता है। तो नुकसान दे भी रहा है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। इसी तरह कुछ हमारे इंटेस्टिन के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, टैपवर्म वगैरह, जो कि वहां पे रह रहे होते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें लाइकन्स आते हैं। लाइकन्स एक फंजाई और एल्गी का आपस में रहने का रिलेशनशिप है। ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है, उसकी दूसरी एग्जाम्पल आप देखें, फ्लावर और इंसेक्ट। यहाँ पे अच्छा, फ्लावर और इंसेक्ट। अब देखिए, ये फ्लावर है, इंसेक्ट को क्या दे रहा है? फूड। फ्लावर को इंसेक्ट क्या मिल रहा है? उसको हमारे पास फ्लावर को पॉलिनेशन मिल रही है। ठीक है,
तो जो इंसेक्ट्स हैं वो नेक्टर ले रहे हैं, और जो फ्लावर है वो रिप्रोड्यूस करेगा इंसेक्ट्स की वजह से, क्योंकि पोलिनेशन। अब आप नेक्स्ट देखेंगे लाइकन। म्यूचुअलिज्म की ही टाइप है जिसमें एल्जी और फंजाई आपस में रहते हैं, ठीक है। तो एल्जी लाइकन एक्सपोज्ड रॉक सरफेसेस पे ग्रो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले हमने देखा कि क्रस्टोस लाइकन स्टेज और पॉलिश लाइकन स्टेज है, तो वो बेयर रॉक सरफेस पे। अब ये देखें, यहाँ पे ये फंजाई है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास फंजाई है, और ये फंजाई, दिस फंजाई फंगस, और ये एल्जी है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, फंजाई जो है उसे शेल्टर और आइन दे रहा है, और एल्गी उसे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट एसोसिएशन रूट नोड्यूल्स की, ठीक है। अब ये भी म्यूचुअलिज्म है, दोनों प्लांट्स, दोनों चीजों को आपस में फायदा होगा। एक होता है लेग्यूम प्लांट, ठीक है, जो कि आपका होस्ट के साथ है, होस्ट है उसके साथ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। अब जो लेग्यूम प्लांट के रूट पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया उससे क्या ले रहा है, फूड ले रहा है, ठीक है। उसको जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने की हेल्प कर रहा है ताकि नाइट्रोजन को फिक्स कर सके, और होस्ट उसे फिर यूज करता है उस फिक्स नाइट्रोजन को, बैक्टीरिया ने जो फिक्स की होती है अमाइनो एसिड वगैरह बनाने के लिए। जबकि होस्ट क्या दे रहा है, होस्ट इस बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट दे रहा होता है, फूड दे रहा होता है, ठीक है। रूट के अंदर बैक्टीरिया है, और रूट के पास उसके, वो उसे नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के से क्या बनाता है, वो हमें पता है कि हमारे पास नाइट्रोजनस कंपाउंड में प्रोटीन्स वगैरह आते हैं, अमाइनो एसिड्स आते हैं, वो होस्ट ले लेता है, होस्ट एट द एंड उसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट दे देता है। अब माइक्रोराइजे क्या है, नेक्स्ट एसोसिएशन हमारे पास माइक्रोराइजे है। माइक्रोराइजे वो एसोसिएशन है जो प्लांट्स की, और जो बड़े प्लांट्स, ठीक है, उनकी और फंजाई की होती है, ठीक है, जैसे पाइन वगैरह। अब पाइन वगैरह के अंदर होता क्या है कि जो फंजाई है बेसिकली, वो उसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि वो जो उधर लीफ के अंदर या सॉइल के अंदर जो आइंस हैं, मिनरल आइंस, उनको निकाल के उस होस्ट प्लांट को दे दे, और इन रिटर्न जो प्लांट है वो उसे क्या दे रहा है, इन रिटर्न प्लांट उसको एंजाइम देता है ताकि वो कार्बोहाइड्रेट से ले सकें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट उसको डाइजेस्ट कर सकें लीफ के अंदर। एंजाइम कहाँ है, लीफ को वो डाइजेस्ट कर रहा है ना, इसे डिकम्पोज, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाता है कमेंसलिज्म। पहले हमने पढ़ी पैरासिटिज्म, फिर हमने पढ़ा म्यूचुअलिज्म, उसकी 3 एग्जांपल्स पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म वो रिलेशनशिप है, वो एसोसिएशन है जहाँ पे एक एनिमल को बेनिफिट होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल है शार्क में, हमारे पास जो है शार्क के अंदर छोटी छोटी फिशेज होती हैं जिसे हम टिमोरस कहते हैं, वो अटैच्ड होती है उसके साथ, और जब शार्क फीड करता है तो उसके जो लेफ्ट ओवर होता है वो जो स्मॉल फिशेज हैं वो ले लेती हैं, और शार्क को कोई ना फायदा हो रहा होता है ना नुकसान हो रहा है उनके होने से, ठीक है। फिर हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम ग्रेजिंग कहते हैं, ठीक है। ग्रेजिंग हमारे पास क्या है कि जो एनिमल जिस तरह काउज या बफलोज वगैरह है वो ग्रासेस खाते हैं, और जब वो ग्रासेस खाते हैं तो हम इस चीज को ग्रेजिंग कहते हैं, उन एनिमल्स को ग्रेजर्स कहते हैं, ठीक है। अब हार्मफुल इफेक्ट क्या है ग्रेजिंग के, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट ये है कि अगर ग्रेजिंग नॉर्मल हो रही हो, बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग ना हो रही हो, तो इट्स गुड फॉर द इकोसिस्टम ग्रासेस के लिए। लेकिन अगर पेस्चर के अंदर बहुत ज्यादा एनिमल्स आ जाते हैं, तो अगर कभी आपने नोट किया हो तो जहां से एनिमल गुजरता है वो सरफेस, जहां पे उसके हूफ्स आते हैं, वो सरफेस थोड़ी हार्ड हो जाती है। अगर बार बार एक एनिमल उस जगह पे
अगर बार बार एनिमल उस जगह पे रहेंगे तो उनके हूफ जो हैं वो उस सॉइल को हार्ड कर देंगे, क्योंकि उस सॉइल को हार्ड कर देंगे तो वाटर पेनिट्रेट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो ऊपर वाली लेयर है वो रेन वगैरह से रिमूव हो जाएगी और एट द एंड लैंड बैरन हो जाएगी। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लैंड डेजर्ट पर चली जाती है। इसलिए मॉडरेट इकोसिस्टम जो आपकी ग्रेजिंग है वो हेल्पफुल होती है। मॉडरेट इको अगर ग्रेजिंग है तो दैट्स गुड, क्योंकि ग्रास दोबारा से ग्रो कर जाता है। ठीक है, प्लांट्स के निस्बत ग्रास ज्यादा जल्दी ग्रो करता है। लेकिन अगर एक सॉइल को हमने बहुत हार्ड कर दिया है उन एनिमल्स में चल चल के, तो फिर दोबारा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर थोड़ी बहुत ग्रेजिंग है तो फिर इट्स गुड, तो फिर वो हेल्प करता है ग्रासेस को ग्रो करने में। अगर आप डायग्राम में पिक्चर में देखें, जहाँ हैवी ग्रेजिंग हुई है वहां पे देखें आप प्लांट्स दोबारा से नहीं, ग्रासेस दोबारा नहीं निकल रहे। लेकिन अगर आप लाइट ग्रेजिंग वाले एरिया में देखें तो एक अच्छा इकोसिस्टम मेंटेन हुआ है। अब हम देखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, एनर्जी फ्लो क्या है? एनर्जी फ्लो मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर हम आपको याद हो लास्ट लेक्चर से, तो ट्रॉपिक लेवल्स हमने पढ़े थे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और प्लांट सन से एनर्जी लेते हैं। सन से जितनी एनर्जी निकल रही है ना, उसका सिर्फ 1% सन का जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर ले रहा है। प्रोड्यूसर ने ले ली, प्रोड्यूसर के पास 100% हो गया, जितनी एनर्जी उसने ली है वो उसका 100% है ना उसका। अब ये एनर्जी जब कंज्यूमर के पास जाएगी ना तो सिर्फ 10% जाएगी, बाकी सारी लॉस हो जाएगी। अब इस जो एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है, इसमें से इसने अपनी एक्टिविटीज के लिए भी यूज किया, अपनी रेस्पिरेशन के लिए भी यूज किया, सब चीजों के लिए यूज किया, फिर आगे दी ना, उसमें से 90% लूज होगी, 10% इसके पास आ गई, फिर 90% लूज होगी, फिर 10% डिकम्पोजर के पास आएगी। सिर्फ 10% जो आपकी एनर्जी है वो ही आगे जाती है, बाकी सारी लूज हो जाती है इन द आउटर स्पेस। अब हम देखेंगे कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है। जितनी टोटल एनर्जी प्लांट ने फिक्स की उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, अब उस टोटल एनर्जी में से जितनी एनर्जी उसकी रेस्पिरेटरी नीड्स फुलफिल करने के बाद रह गई है ना, उसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और वो आपकी जो है ना प्लांट की ग्रोथ या प्लांट की बायोमास की तरह शो होती है। मूविंग ऑन टू बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल एक पाथवे है जिससे केमिकल सब्सटेंसेस, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ के बीच में एक साइकिल के थ्रू मूव करते हैं। जो केमिकल एलिमेंट्स हैं जो एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उन्हें हम बायोजेनिक एलिमेंट्स कहते हैं या न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहते हैं। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट जो कि आपको स्मॉल अमाउंट में, मैक्रो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं और माइक्रो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, आपकी बुक में एक ही साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल, हम उसी को पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब यह है कि नाइट्रोजन किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में सर्कुलेट कर रही है, एयर से लिविंग में कैसे आ रही है, लिविंग से एयर में कैसे आ रही है, साइकिल है। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर इज द चीफ रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन एंड 78% nitrogen is present in the atmosphere. But the problem is that living organisms cannot use that atmospheric nitrogen. So they have to convert it into a compound which can be absorbed by the roots of plants. And that can be ammonia or nitrate. Now we will study the cycle stages through which that nitrogen becomes usable for the plant and then again it becomes usable for
एंड देन अगेन इट गोज बैक इनटू द एयर, क्योंकि उसका वापस जाना जरूरी है ना, वापस नहीं जाएगा तो वो वाली जो एक मेंटेनेंस है आपके इन्वायरमेंट की वो पूरी नहीं होगी। सबसे पहले होता है अमोनिफिकेशन। अच्छा, पहली स्टेप हमारे पास अमोनिफिकेशन है, जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर भी नाइट्रोजन होती है, ठीक है, उसकी डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन इस कंपाउंड्स है ना, ये सॉइल के अंदर बैक्टीरिया या फंजाई है, वो उसे डिकम्पोज करके अमोनिया या अमोनियम आयन रिलीज करते हैं, इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं, जिससे ये अमोनियम आयन आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जब अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेयर की जो आपके पास नाइट्रोजन है ना, वो भी फिक्स होके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब इस अमोनिया को भी प्लांट्स ले तो सकते हैं, लेकिन फेवरेबल नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। अमोनियम गैस नहीं ले सकते, इट हैव टू बी इन नाइट्रेट्स, ठीक है। अब अमोनिया क्या होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। इस अमोनिया को हमारे पास नाइट्रेट में कन्वर्ट होना है, तब ही जाके ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। जैसे आप केमिस्ट्री की इक्वेशंस पढ़ते हैं ना, पहला एक स्टेप होता है फिर दूसरा स्टेप होता है, इसी तरह होता ये है कि ये अमोनिया सॉइल के अंदर पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, और नाइट्राइट किससे बनता है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो जाती है। कौन करवाता है, बैक्टीरिया करवाते हैं, जिनको हम नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया कहते हैं सॉइल के अंदर। फिर ये नाइट्रेट बेसिकली नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट है ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये कौन करवाता है, ये भी बैक्टीरिया कराते हैं, जिन्हें हम नाइट्रोबैक्टर कहते हैं, ठीक है। और ये कन्वर्जन जरूरी है क्योंकि प्लांट इस फॉर्म में इजिली को ले लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जामिनेशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन पे ये होता है कि अब उसने ले लिया प्लांट ने आगे इसको कैसे अपनी सेल में यूज करना है, ठीक है। तो वो यूज कैसे करता है कि अमोनियम में बैक टू अमोनियम उसको करके रिड्यूस, फिर उसे वो यूटिलाइज कर लेता है। अमोनियम आयन फिर जो बन जाता है वो कार्बन कंटेनिंग। अब देखें, हालांकि प्लांट अमोनियम ले सकता था, लेकिन उसके लिए इजी था कि वो नाइट्रेट की फॉर्म में ले, उसने नाइट्रेट की फॉर्म में लिया। नाइट्रेट की फॉर्म में लेने के बाद फिर से उसने रिड्यूस किया उसको अमोनियम के अंदर, और फिर उससे जो एनर्जी उसकी रिक्वायर्ड होती है उस कन्वर्जन के लिए, ठीक है। और जो अमोनियम आयन है, अब अमोनियम खुद तो कुछ नहीं है ना, नाइट्रोजन किस में है, अमाइनो एसिड्स में है, प्रोटीन्स में है। अमाइनो एसिड्स क्या है, उसमें कार्बन भी होता है, तो कार्बन को उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड था उस अमोनियम, उसको उसने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को दिया ताकि वो अमाइनो एसिड बना सके, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है कि हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो वहां से, अब नाइट्रोजन सारी अगर ले लेंगे तो वो तो एटमॉस्फेयर में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो आपके पास अमोनियम, जो नाइट्रोजन आपके सॉइल में है, तो उसे गैसियस स्टेट में भी जाना है, और वो हमारे पास डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ही करते हैं, जिसके थ्रू नाइट्रोजन दोबारा से एटमॉस्फेयर में भी चली जाती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। नाइट्रोजन डिप्लीशन और उसकी रेमेडीज आप लोग देख लीजिएगा कि बेशक हमें लगता है कि नाइट्रोजन इज सेल्फ सस्टेनिंग, ये खुद ब खुद होती रहेगी, लेकिन नाइट्रेट्स की फॉर्म जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, दे आर यूजुअली लॉट ऑफ टाइम विद फायर और वाटर। और जो नाइट्रेट्स लूज हो रहे हैं ना, वो बैक्टीरिया की वजह से भी होते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास जब ऑक्सीजन नहीं होती तो वो उन नाइट्रेट्स में से ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, और यूज करके
रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, हम उसको हम डीनाइट्रिफिकेशन कह रहे होते हैं। लेकिन स्टिल जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टिल उस लॉस को कंपनसेट कर देते हैं और जो गैशियस नाइट्रोजन है एयर के अंदर उससे हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को बना लेते हैं, ठीक है। अब आपकी डीनाइट्रिफिकेशन हो रही है, आपकी सॉइल से नाइट्रोजन लूज हो रही है, उसको भी तो किसी ना किसी तरीके से कंपनसेट करना है। इसी वजह से कहा जाता है कि नाइट्रोजन वाली खाद डालें अपनी जमीन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लें साइकिल। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, फिक्सेशन हुई नाइट्रोजन फिक्सिंग के थ्रू और अमोनिया आ गया, या फिर आपके सॉइल के अंदर अमोनियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट थे, उनसे अमोनिया आया या अमोनियम आइन आ गया, ठीक है। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने किया, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से थे, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। तो नाइट्रेट, ये पहले उसने क्या बनाया, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट बनाया, अमोनिया से नाइट्राइट बनाया नाइट्रोसोमोनास ने, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाया किस चीज में, नाइट्रोबैक्टर में, ठीक है। अब ये प्लांट, ये वाला प्लांट जो है ग्रास की तो प्लांट है, इसको भी चाहिए फूड। अब इसने क्या किया, ये वाला नाइट्रेट अपने अंदर ले लिया, ठीक है, रूट्स के जरिए, और जो उसको रिक्वायर्ड था जिस प्रोडक्ट के लिए, प्रोटीन के लिए, वहां पे उसने यूज किया। अब इस नाइट्रेट का लेना, एब्जॉर्ब करना, प्रोटीन के कंपाउंड में चेंज करना, इस प्रोसेस को हमने एजामुलेशन कहा, ठीक है। और वहां से फिर जो नाइट्रेट्स यूज हो रहे थे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से, ये जो बच रहे थे वो दोबारा से या फिर दोबारा से उनको एयर के नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का लेवल भी लो ना हो, ठीक हो गया। पहला स्टेप अमोनिफिकेशन, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि आपकी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उससे भी हो जाता है, या फिर आपकी एयर की जो नाइट्रोजन है वही फिक्स हो जाती है, अमोनिया या अमोनियम आइन बन जाता है, उससे नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, नाइट्रेट जो है रूट्स ले लेती है और वो यूज करती है, और नाइट्रेट ही डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से दोबारा से उस एयर को एयर के अंदर ले जाते हैं एज नाइट्रोजन, ठीक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक, जो कि हमने अब कंप्लीट कर लिया है। द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, योर असाइनमेंट इज सेम, यू हैव टू मेक 20 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, नॉट ओनली क्वेश्चंस, आपने आंसर भी लिखने हैं प्रॉपर वे में, जिस तरह मैंने सिखाया हुआ है क्लास में, आपने इसी अंदाज से आंसर्स को अटेम्प्ट करना है along with the diagram, at least 20 और at maximum 30 भी आप इसमें से MCQs बना सकते हैं, वो भी बनाने हैं आपने इंशाल्लाह, एंड प्रिपेयर द होल चैप्टर फॉर क्विज। हम देखेंगे हम उसको कैसे करवाते हैं, ठीक है। थैंक यू।